हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन की। ना रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो 5 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं उसमें। सबसे पहला, इट सप्लाइज द बॉडी विथ ऑक्सीजन एंड डिस्पोजेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना। इट फिल्टर्स इंस्पायर्ड एयर, जो एयर हम लेते हैं उसको फिल्टर करता है। इट प्रोड्यूसेस साउंड विद द हेल्प ऑफ लेरिंग्स and clears the body from excess water and heat, and lastly it controls blood pH. Now respiratory events की हम बात करें तो respiratory events को हम 3 अलग अलग सेक्शन में पढ़ सकते हैं। सबसे पहला है pulmonary ventilation, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर, यानी कि जो बाहर से हम हवा ले रहे हैं उस हवा का लंग्स के थ्रू एक्सचेंज होना। नाउ सेकेंड इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब है कि जो हवा जो एयर लंग्स में आ गई है अब उसको एल्वियोलाई और पल्मोनरी कैपिलरीज के बीच में एक्सचेंज होना, यानी कि वो एयर पल्मोनरी कैपिलरीज में चली जाती है। थर्ड इज इंटरनल रेस्पिरेशन, यानी कि जो एयर पल्मोनरी कैपिलरीज में अब चली गई है वो सिस्टेमिक कैपिलरीज के थ्रू बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज और सेल्स तक पहुंच जाती है। तो इस तरह से रेस्पिरेटरी इवेंट्स 3 सेक्शंस में हम देख सकते हैं: पल्मोनरी वेंटिलेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। नाउ फेजेस ऑफ पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन यानी कि जो एक्सचेंज ऑफ गैस जो हम एनवायरनमेंट से ले रहे हैं उसका लंग्स के थ्रू जो एक्सचेंज है दैट इज नोन एज पल्मोनरी वेंटिलेशन। तो इसको हम 2 मेजर पार्ट में पढ़ सकते हैं। इंस्पिरेशन यानी कि इनहेलेशन, यानी हवा को एयर को अंदर लेना। दिस इज अ वेरी एक्टिव प्रोसेस दैट रिक्वायर्स इनपुट ऑफ एनर्जी। इस प्रोसेस में डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड कॉन्ट्रैक्ट करके इट मूविंग डाउनवर्ड्स एंड फ्लैटनिंग, यानी कि इंस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो हमारा पल्मोनरी केज, जो लंग्स का जो केज है, लंग केज जो है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। इसके साथ ही साथ जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो लंग केज है, पल्मोनरी केज जो है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि लंग्स एक्सपेंड हो जाते हैं और उस वजह से जो बाहर की हवा है, बाहर की एयर जो है वो हम इनहेल करते हैं और वो लंग्स में पहुंच जाती है। सेकेंड इज एक्सपिरेशन और एक्सहेलेशन। इसमें ये एक पैसिव प्रोसेस है, यानी कि इसमें किसी भी तरह का कोई मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। तो ये एक पैसिव प्रोसेस है, इसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एंड इसमें क्या होता है कि जो मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड हैं वो रिलैक्स हो जाती है, जैसे कि डायफ्राम की मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। और इन दोनों के रिलैक्स होने की वजह से क्या होता है कि डायफ्राम डोम शेप में आ जाता है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के रिलैक्स होने से, इन दोनों के रिलैक्स होने की वजह से जो लंग केज है या पल्मोनरी केज जो है उसका साइज कम हो जाता है, सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से जो एयर हमारे अंदर होती है वो हम बाहर एक्सपायर कर देते हैं, यानी बाहर निकाल देते हैं, एक्सहेल कर देते हैं। दिस 2 प्रोसेस हैपन्स विद द फ्रेनिक नर्व्स इन स्टिमुलेशन। फ्रेनिक नर्व की स्टिमुलेशन की वजह से ये होता है। नाउ ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो लंग्स की या पल्मोनरी फंक्शन से रिलेटेड है, जैसे माइन्यूट वेंटिलेशन, टाइडल वॉल्यूम जो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि वॉल्यूम इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड विद ईच नॉर्मल ब्रीथ। हर ब्रीथ के साथ में हम कितना वॉल्यूम एयर का ले रहे हैं और निकाल रहे हैं, दैट इज टाइडल वॉल्यूम, जो कि कभी कभी जो लंग डिजीजेज हैं उनमें काफ़ी काम में आता है। नाउ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। वाइटल कैपेसिटी इज द सम ऑफ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी
रिजर्व वॉल्यूम, IRV प्लस TV प्लस ERV इज इक्वल टू IC ERV। नाउ टोटल लंग कैपेसिटी, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। नाउ इन्हेलेशन, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ब्रीदिंग को हम इन्हेलेशन भी कहते हैं। हर इन्हेलेशन में जो एयर का प्रेशर है इनसाइड द लंग इज ऑलवेज इक्वल टू द एयर प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो कि 760 mm ऑफ Hg होता है। अब यदि इस एयर को लंग्स में, एल्वियोलाई में जाना है, तो लंग्स में या एल्वियोलाई में उससे कम होना चाहिए, लोअर होना चाहिए प्रेशर। तो लोअर होने के लिए क्या होता है कि जो लंग्स की जो एल्वियोलाई हैं, वहाँ पर इनसाइड द एल्वियोलाई जो प्रेशर होता है वो एयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कम होता है। और इस कंडीशन की वजह से, ये कंडीशन कैसे होती है, क्योंकि लंग्स का साइज वॉल्यूम वाइज इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी एल्वियोलाई होती हैं। और इस वजह से जो एल्वियोलाई हैं उसमें प्रेशर इनसाइड द एल्वियोलाई जो होता है वो लोअर हो जाता है इन कंपैरिजन टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इस वजह से हमारी जो इंस्पायर्ड एयर है वो एल्वियोलाई में चली जाती है। नाउ एक्सेलेशन जो है, ब्रीदिंग आउट को हम एक्सेलेशन कहते हैं। एंड इट स्टार्ट्स व्हेन द इंस्पिरेटरी मसल्स रिलैक्सेस, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था ये एक पैसिव प्रोसेस है और इसमें डायफ्राम रिलैक्स करता है, जो कि दोबारा से अपनी डोम शेप में आ जाता है। द प्रेशर इन द लंग्स इज ग्रेटर देन द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो इस वजह से नॉर्मल एक्सेलेशन होता है ड्यूरिंग द क्वाइट ब्रीदिंग। और इस प्रोसेस में एक्सेलेशन के रिजल्ट की वजह से इलास्टिक रिकॉइल ऑफ द चेस्ट वॉल होता है एंड लंग्स, बोथ ऑफ विच आर नेचुरल टेंडेंसी ऑफ स्प्रिंग बैंक आफ्टर दे हैव बीन स्ट्रेच्ड। तो इस तरह से टू इनवर्डली डायरेक्टेड फोर्सेस होते हैं जो कि इलास्टिक रिकॉइल में पार्टिसिपेट करते हैं। द रिकॉइल ऑफ इलास्टिक फाइबर दैट वर स्ट्रेच्ड ड्यूरिंग इनहेलेशन, एक तो ये है। दूसरा है द इनवर्ड पुल ऑफ surface tension due to the film of alveolar